नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की भांति आपके प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक-एक करके सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से एक छोटी-सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नए-नए वेलफेयर से रिलेटेड पॉइंट बताए जाते हैं और पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये बोल रहे हैं कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, रिटायरमेंट 1995 में हुआ है, एमएससीपी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये शिवलाल उपाध्याय जी की आईडी से प्रश्न आया है। देखिए, इस प्रकार के जो भी पेंशनर हैं, उनके लिए मेरा यही जवाब है, चाहे आप 1995 में रिटायर हुए हों, चाहे 2005 में रिटायरमेंट हुए हों। आपको स्पष्ट है कि एमएससीपी का बेनिफिट 2006 से प्रभावी है और उसके बाद में जो सैनिक रिटायरमेंट आ रहे हैं या भर्ती हो रहे हैं, उन्हीं को ही एमएससीपी का लाभ मिल रहा है। इससे पहले के जो भी सैनिक हैं, उनको एमएससीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर अगला प्रश्न है, 31 मार्च 1999 में रिटायर हूँ, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, एमएससीपी हवलदार मिलेगा क्या? महेंद्र सिंह जी की आईडी से ये प्रश्न आया है। इस प्रकार के जो भी सैनिक हैं, देखो एमएससीपी के संबंध में मैं पुनः क्लियर कर देता हूं, 2006 के बाद में आए हुए पेंशनर को एमएससीपी का बेनिफिट अवश्य मिलेगा और यदि नहीं मिला है तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। परंतु इससे पहले के जो भी सैनिक हैं, चाहे वो 99 के रिटायरी हों, चाहे 79 के रिटायरी हों या कभी के भी रिटायरी हों, आपको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये स्कीम 2006 से प्रभावी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ये यूनी कृष्णन नायर जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं कि आई एम रिटायर्ड फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल्स एक्स ग्रुप एमएससीपी नायब सूबेदार। इनका कहना है कि मैं नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा हूं, बट मेरे पीपीओ में जो रैंक है वो हवलदार ही लिख करके आ रहा है, ऐसा क्यों? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और ये हमारे कई सैनिक साथी इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा पीपीओ होता है, उसमें हमारा स्थायी रैंक लिखा जाता है। जो इस प्रकार के एमएससीपी वाले रैंक होते हैं, वो पीपीओ में मेंशन एक अलग कॉलम में किए जाते हैं, पे लेवल के कॉलम में किए जाते हैं। उनका पार्ट ऑर्डर तो हो जाता है और उनकी बेसिक में भी परिवर्तन आ जाता है, बट स्थायी रैंक के कॉलम में आपका स्थायी रैंक ही शो होगा। स्थायी रैंक जैसा कि यहाँ पर आपका हवलदार है। हाँ, यहाँ पर आपको यदि ऑनरी नायब सूबेदार मिला होता तो अवश्य ही आपका स्थायी रैंक में ऑनरी नायब सूबेदार लिखा होता। परंतु ये जो एमएससीपी स्कीम है, ये एक स्थायी रैंक नहीं है, बल्कि आपको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो जिनका रैंक हवलदार है, तो हवलदार ही लिख करके आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ये पिंकू कुमार जी की आईडी से प्रश्न आया है। क्वालिफाइंग सर्विस 18 इयर्स है। ये कह रहे हैं कि मैं 1999 में रिटायर हूं, हवलदार रैंक से रिटायर हूं, वो आरओपी 3 में मेरी बेसिक क्या होगी? हमारे जो भी सैनिक भाई 2014 से पहले के रिटायरी हैं, उन सभी को ओआरओपी में बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि ये हमारे पिंकू कुमार जी हैं, ये 1999 की रिटायरी हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारी 18 साल सर्विस है और हवलदार रैंक से रिटायर हूं, मेरी बेसिक ओआरओपी 3 में क्या होगी? तो इस प्रकार के जो भी सैनिक हैं, उनके लिए मेरा यही जवाब है कि यहाँ पर आपकी बेसिक 23,432 रुपए निर्धारित की गई है ओआरओपी 3 में। इसके अलावा हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, यदि अन्य किसी रैंक से, अन्य कोई क्वालिफाइंग सर्विस से रिटायर हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपकी बेसिक पे बता दूंगा। अगला प्रश्न है, डीपी द्विवेदी जी की आईडी से ये प्रश्न आया है और ये लिख रहे हैं कि प्लीज गिव अ सजेशन टू मी फॉर ओआरओपी 2 एंड ओआरओपी 3 ड्यू लेंथ ऑफ सर्विस लेस, सो आई वांट टू नो आई विल नॉट रिवाइज ओआरओपी 4 ड्यू टू लेंथ ऑफ सर्विस इन फ्यूचर माय डेट of enrollment 29 1969 and date of retirement 1999 as completion of सूबेदार मेजर only लेफ्टिनेंट। ये लिख रहे हैं
कि मैंने जो सर्विस की है वो इनकी यहाँ पर सर्विस कम है। इनका रैंक जरूर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है। इन्होंने लिखा है कि वो आरओपी 2 और वो आरओपी 3 के लिए मुझे सुझाव दें, और अगला जो आरओपी आएगा क्या उस आरओपी में मुझे बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, इस प्रकार के जो भी सैनिक हैं उनको आरओपी में बेनिफिट मिला है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी सर्विस को पूरा किया है। हालांकि आपकी प्रमोशन फास्ट होने के कारण यहाँ पर सर्विस कम है, लेकिन फिर भी आपने अपनी सर्विस को तो पूरा किया ही है, इसलिए आपको यहाँ पर वो आरओपी में बेनिफिट अवश्य मिलेगा। यदि नहीं मिला है तो इसके लिए आप अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करें, या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे रहा हूं कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन सभी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आज खुशखबरी निकल कर के सामने आई है। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प। वीडियो के अंत में आप लोगों को एक सुविचार पढ़ करके सुनाता हूं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक हैं। वे देश के संरक्षक हैं और हर कीमत पर अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा वे बहुत ही निस्वार्थ लोग होते हैं जो देश के हित को अपने निजी हित से ऊपर रखते हैं, और एक सैनिक की नौकरी दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी से यदि संतुष्ट हों तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वंदे मातरम।